स्टूडेंट्स, डिसीज क्या होती है, कैसे ये फैलती है? संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें क्या होगा, आसानी से वो रोग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। सबसे पहले संक्रामक रोगों की बात करते हैं। डेंगू की अगर बात करें तो डिप्रेशन है ना, एंजाइटी है ना। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार बिहार टॉपर विद्याकुल में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टकरा जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है आपका रोग का, डिसीज क्या होती है, कैसे ये फैलती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सभी एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा टॉपिक ही डिसीज यानी कि रोग का है, तो आप सभी को पता है कि रोग होते क्या है। रोग जब हमें होते हैं तो हमारे शरीर की जो भी क्रियाविधि होती है वो क्षीण होने लग जाती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की असमानताएं आ जाती है। हमारे शरीर के जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं या शरीर की जो क्रियाविधि होंगी वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हम रोग से ग्रसित हो गए। जैसे कि अगर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में पाचन तंत्र में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई तो हम कहेंगे कि हम किसी न किसी पाचन संबंधित रोग से ग्रसित है। श्वसन संबंधित यानी कि अगर जो श्वसन तंत्र है उसमें किसी प्रकार की विकृति हो गई तो हम कहते हैं कि हम श्वसन संबंधित किसी रोग से ग्रसित है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर रोग क्या है और इसके क्या क्या प्रकार है। अब हमने रोग के बारे में तो जाना कि मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए कि आपने श्वसन संबंधित कहा या हमने पाचन संबंधित कहा, लेकिन आपने तो आनुवांशिक जनित रोग के बारे में भी सुना जो कि डीएनए या जीन या क्रोमोसोम की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, या कुछ ऐसे आपने रोग सुने होंगे जैसे कि सर्दी जुकाम। क्या ये सारे के सारे रोग एक ही प्रकार के रोग है? तो इसका आंसर है नहीं। आपके रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी कि रोगों को आपके दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो रोग होते हैं ये दो प्रकार के होंगे। एक आपके होते हैं संक्रामक रोग, एक को हम कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, और दूसरे जो रोग होते हैं उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहेंगे, संक्रामक रोग कहते हैं। अब जैसे कि नाम से काफी कुछ पता चल रहा है कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि आपके एक व्यक्ति से, माना ये हमारा चिंटू है, तो ये चिंटू जब खांसेगा, छींकेगा या किसी भी कारण से या इसकी वस्तुओं का कोई भी यूज करेगा तो ये जो एक संक्रमित व्यक्ति होगा, इस संक्रमित व्यक्ति से कहाँ फैलेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति, इसके आसपास खड़ा या इसकी वस्तुओं को यूज करने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा, इसमें क्या होगा, आसानी से वो रोग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग की श्रेणी में डालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो बिना किसी संक्रमण के, यानी कि किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों को असंक्रामक कहते हैं। तो ये जो रोग है ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ही रहेंगे, चाहे आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ, उसकी वस्तुओं का यूज करोगे तो ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। तो ऐसे जो रोग होंगे जो एक व्यक्ति से, है ना, ये एक व्यक्ति आपका संक्रमित व्यक्ति है और दूसरा आपका ये स्वस्थ व्यक्ति है, तो अगर ये व्यक्ति इसकी वस्तुओं का यूज कर रहा है या इसके साथ बैठ रहा है, घूम रहा है, तो ये ऐसे रोग होंगे जो कि क्या होंगे, इस संक्रमित व्यक्ति से इस स्वस्थ व्यक्ति पर कभी नहीं फैलेंगे। ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। अब हमने यहाँ पर इस टॉपिक में ही पढ़ना है कि कौन कौन से आपके संक्रामक रोग होते हैं और कौन कौन से आपके असंक्रामक रोग होते हैं।
तो हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके संक्रामक रोग है जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं, ये वे रोग यानी कि जो क्या होंगे, इस रोग को फैलाने के लिए कोई रोगजनक आवश्यक होता है। अब ये रोगजनक आपका कोई सूक्ष्म जीव होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, और ये संक्रमण से होते हैं यानी कि ये क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। जबकि अगर हम असंक्रामक की बात करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करेंगे, तो ये वे रोग है व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं और आमतौर पर आनुवांशिक जीवन शैली, पोषण की कमी या फिर बाहरी कारणों से होते हैं। तो संक्रामक रोग के लिए रोगजनक कोई सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये यहाँ पर जब किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाएंगे तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहेंगे। लेकिन असंक्रामक रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के ही अंदर रहेंगे, या तो उसकी जीवन शैली में किसी प्रकार का यहाँ पर उसके कारण हो रहा है, या फिर आनुवांशिक हो सकता है रीजन, या फिर अन्य पोषण की कमी के कारण हो सकता है। तो ये व्यक्ति के शरीर में ही रहता है, फैलता नहीं है। अब हम सबसे पहले संक्रामक रोगों की बात करते हैं। तो जब हम संक्रामक रोगों की बात कर रहे हैं तो ये संक्रामक रोग में आप देखते हो जैसे कि हम सबसे पहले बैक्टीरिया जनित कुछ संक्रामक रोग और उनके रोग कारक का नाम क्या है इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में आप देखोगे कि रोग कारक का नाम पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि आप 2 विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित या विषाणु जनित या प्रोटोजोआ या फिर असंक्रामक रोग है। तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो संक्रामक रोग में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपके बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में, जो कि बैक्टीरिया जब किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करेगा तो उसके कारण जो रोग होगा उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया जनित। तो बैक्टीरिया जनित में आपका आ जाता है, एक होता है आपका तपेदिक जिसे हम टीबी भी कहते हैं, और इसको फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया जो होता है वो एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने पर तो उसकी बूंदों से ये किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा। और तपेदिक से हमेशा ध्यान रखना, जो आपका श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है यानी कि फेफड़े जो होंगे वो जो बैक्टीरिया है वो फेफड़ों को संक्रमित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तपेदिक हो जाएगा। किससे फैल रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। उसके बाद आ जाते हैं टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी कैसे फैल रहा है, जब कोई व्यक्ति दूषित जल या भोजन को ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये उन व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा। अब इससे होगा क्या, व्यक्ति को क्योंकि उसने जल और भोजन को ग्रहण करके हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो पाचन तंत्र है, जैसे कि उसकी आंत होंगी, ये प्रभावित हो जाती है। कभी कभी गंभीर स्थिति में आंत में छेद कर लेते हैं बैक्टीरिया, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा इसमें बुखार आना, ये सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा जो बैक्टीरिया जनित रोग है वो है हैजा। हैजा की बात करें तो ये आपका बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया क्या है, ये भी पाचन संबंधित दिक्कत करेगा, पेट दर्द होना है ना, ऐंठन होना, ये सारे इस रोग के यहाँ पर लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है आपके बैक्टीरिया जनित कुछ रोगों के नाम। इसके अलावा अब आ जाते कुछ वायरस जनित रोग की बात करेंगे। तो वायरस जनित जो वायरस के द्वारा फैल रहे हैं, जैसे कि एड्स की बात करें तो एड्स के लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो आपका HIV वायरस है। HIV वायरस यानी कि आपका क्या है, ये होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो कि मनुष्य के जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी डिफिशियंसी कर लेता है, ताकि फिर क्या हो, उसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति को एक साथ बहुत सारे रोग यहाँ पर प्रभावित करते हैं। उसके अलावा डेंगू की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंगू के लिए डेंगू वायरस जिम्मेदार होता है, और डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर क्या, जैसे कि आप लक्षण देखोगे, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, है ना, तो ये सारे लक्षण आपको किसमें देखने के लिए मिलेंगे, डेंगू वायरस। और ये डेंगू वायरस किसके द्वारा फैल रहा है, यहाँ पर आपके लिए क्या है, इसके फैलाने के लिए आपके यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब क्या है, मच्छर काट रहा है। ठीक है, उसके अलावा
हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये 3 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें आपका ये जो रोग होता है ये हेपेटाइटिस वायरस इसका नाम होगा, इसके कारण होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। और इसमें इस तरीके से व्यक्ति को क्या होगा, एक तरीके से जैसे कि हम कह सकते हैं जुकाम वगैरह, ये सब क्या होंगे, इसके यहाँ पर लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके वायरस जनित रोग थे। इसके बाद बात करते हैं फंगस जनित रोग की बात, फंगल डिसीज की बात करें, जो आपका कैंडिडाइसिस है, ये कैंडिसा वायरस, ये फंगस से फैल रहा है। तो इसमें व्यक्ति के शरीर में आप देखोगे त्वचा में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना, या लाल लाल फोड़े फोड़े या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये इसके आपको लक्षण देखने के लिए मिलेंगे जब कैंडिडा फंगस क्या है, किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसके अलावा रिंग वॉर्म में जब हम किसी व्यक्ति के वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का आप प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपने रिंग वॉर्म, जिसे दाग भी कहते हैं, ये फैल जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, फंगस का नाम है आपका ट्राइकोफाइटॉन। ये आपके फंगस के द्वारा क्या है, इसका यहाँ पर इस रोग से व्यक्ति प्रभावित होगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि व्यक्ति में क्या हो जाएंगे, दाग पड़ जाते हैं ना, चकता सा, रिंग वॉर्म जैसी संरचना, चकते पड़ जाना, तो त्वचा संबंधित ये आपका फंगस रोग करता है। क्लियर। उसके बाद अगर संक्रमित रोग की बात करें तो संक्रमित रोग में आपके प्रोटोजोआ जनित रोग भी आते हैं। जैसे कि मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के लिए आपके लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर प्रोटोजोआ कौन, प्लाज्मोडियम, यानी कि जो किसके, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मादा एनाफिलीज इसकी क्या है, रोग वाहक है। उसके बाद अमीबाइसिस की बात करें तो ये आपके यहाँ पर इसके लिए जो प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये कैसा होगा, जब व्यक्ति दूषित जल भोजन ग्रहण कर रहा है तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर पाचन संबंधित ही उसको विकार होंगे, यानी कि उसके आंत में छिद्र हो सकता है, या फिर आंत संबंधित, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, उसको विकार होंगे, लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा ट्रिपैनोसोमियासिस, यानी कि जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोआ है इसके द्वारा फैलता है। इसमें व्यक्ति में आप देखोगे बार बार नींद आना, थकान लगना, वजन में कमी आना, ये सारे इसके लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मलेरिया है ना। अमीबाइसिस की बात करें स्लीपिंग सिकनेस के लिए, ठीक है, ये सब क्या है आपके, इस तरीके से ये विकार होंगे जो कि प्रोटोजोआ जनित है और किसके अंतर्गत आएंगे, संक्रमित रोग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला अगर बात करें तो अगला आपका आ जाता है परजीवी जनित रोग, यानी कि जो परजीवी किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके उनसे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का संक्रमण रोग होता है। जैसे कि फाइलेरिया, ठीक है, जो कि किसके द्वारा है, कृमि जनित रोग है, जो कि वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा फैलता है। इसमें आप देखोगे जो व्यक्ति फाइलेरिया या फाइलेरियसिस रोग, हाथी पांव रोग हम कहते हैं, जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है, इसमें आप देखोगे कि जो व्यक्ति का पैर होता है वो कैसा हो जाता है, हाथी के समान हो जाता है। उसके अलावा इसमें आपका एस्केरियसिस रोग भी होता है, जो कि आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा फैलता है। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, जैसे कि हमने क्या कहा, दूषित जल भोजन ग्रहण करा, तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का कृमि शरीर में प्रवेश करके शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये आपका ये भी एक क्या है, यहाँ पर परजीवी जनित रोग है या कृमि जनित रोग भी हम इसे कहते हैं। अब आ जाते हैं असंक्रामक रोग के बारे में, यानी कि ये ऐसे रोग हैं, अभी तक संक्रमण में हमने जितने भी रोग पढ़े वो या तो दूषित जल भोजन या एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैल रहा है, तो यहाँ पर या फिर किसी मादा मच्छर के द्वारा, है ना, तो संक्रमण के द्वारा फैल रहा है। वो सारे आपने जितने भी पढ़े, चाहे बैक्टीरिया जनित हो, वायरस जनित हो, प्रोटोजोआ जनित हो, फंगस जनित हो, परजीवी जनित हो, कृमि जनित हो, ये सारे के सारे आपके कैसे रोग है, संक्रामक रोग होते हैं, जो कि संक्रमित वस्तुओं से, संक्रमित भोजन, दूषित भोजन, इन सब से फैल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो कि किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ही रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति को अगर ये हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा उसको भी वो रोग होगा, नहीं, ये जिस व्यक्ति के शरीर में उसी में रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं असंक्रामक रोग, ये आपको ध्यान रखते हैं। अब असंक्रामक रोग आपके आनुवांशिक रोग हो सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को पोषण नहीं मिल पा रहा तो पोषण की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो अब इसकी श्रेणी में कौन कौन से रोग आते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आनुवांशिक विकार।
अब आनुवांशिक विकार आप सभी को पता है, या तो किसी व्यक्ति का डीएनए या फिर उसके जीन या फिर उसका जो क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा, अगर इनमें किसी क्या हो रही है, विकृति हो रही है, डीएनए खराब हो रहा है या फिर उत्परिवर्तन हो रहा है या फिर क्रोमोसोम की अधिकता या कमी है, अगर इसके परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो वो आपके आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जैसे आप पढ़ते हो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में व्यक्ति, ये क्या है, मेंडेलियन विकार है जिसमें हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया रोग का नाम है। इसमें क्या होता है, जो रक्त का थक्का बनाने वाला जो जीन होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर किसी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति किसी के संपर्क में आएगा तो उसको भी हो जाएगा, नहीं, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में रहेगा, असंक्रामक रोग है। उसके अलावा थैलेसीमिया, इसमें भी क्या हो जाती है, या तो जो आपकी यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा या अल्फा चेन के जीन खराब हो जाते हैं या उनमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन या विकृति हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति में थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। या तो बीटा चेन की मात्रा बढ़ जा रही है या तो क्या हो जाएगा, अल्फा चेन की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया भी एक क्या है, मेंडेलियन विकार है। इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपके सिकल सेल एनीमिया है इसमें बीटा चेन के 6वें स्थान पर यहाँ पर उत्परिवर्तन होगा एक नाइट्रोजन क्षार का। अब इसमें जो आरबीसी का आकार होता है ना, व्यक्ति की जो ब्लड में उपस्थित आरबीसी होती है उसका आकार सिकल शेप्ड में हो जाएगा। तो अगर वो सिकल शेप में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आरबीसी रक्त वाहिनियों में फंस जाएगी, है ना, तो ब्लॉकेज होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। क्लियर। उसके अलावा अगला देखेंगे तो अगले जो विकार होते हैं वो किसी व्यक्ति में पोषण जनित रोग होते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में किसी पोषण की कमी हो रही है उसके परिणाम स्वरूप अगर रोग उत्पन्न होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ये भी कैसे, असंक्रामक, क्योंकि व्यक्ति में पोषण की कमी हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि अगर क्या है कोई रामू है तो उसमें क्या है विटामिन सी की कमी है, तो ऐसा तो नहीं उसके पास खड़ा जो शामू है उसमें भी विटामिन सी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, नहीं ना। तो ये व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है उसी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर रोग के लक्षण भी देखने के लिए मिलेंगे, फैलते नहीं है। क्लियर। तो इसमें आप पोषण जनित जैसे कि स्कर्वी, अगर स्कर्वी हो रहा है तो विटामिन सी की कमी हो रही है ना। रिकेट्स है तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी से हो रहा है। एनीमिया है तो इसमें आयरन की कमी से हो रहा है। तो ये सारे रोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कैसे है, असंक्रामक रोग है। विटामिन डी में आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें क्या है, विटामिन डी, एनीमिया कैसे हो रहा है, विटामिन डी से क्या हो रही है, आप देखोगे कि इफेक्ट किसको कर रहा है, मसल्स को कर रहा है ना। विटामिन सी उसके बोन्स वगैरह को भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, या विटामिन डी भी कर रहा है, ठीक है। और एनीमिया यानी कि जब क्या है उसके शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो एनीमिया रोग हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगले की बात करें, ऐसे कुछ विकार है जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं। हार्मोन्स में अगर किसी प्रकार का कोई असमानता हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी असंक्रामक होंगे, हार्मोनल रोग होंगे, जैसे कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह। क्या होता है मधुमेह के रोगियों को, उनमें उनका पैनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण। उसके अलावा थायराइड रोग की अगर बात करें तो इसमें आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है या फिर क्या हो जाएगा आपका हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के विकार आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जितने भी है, डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके विकार किस में आएंगे, हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया है या उसकी कमी हो गई है या अधिकता हो गई है तब जो विकार हो जाएगा वो आपके हार्मोनल विकार है, और ये भी असंक्रामक विकार है। उसके बाद अगर बात करें कुछ ऐसे मानसिक विकार भी है ना, व्यक्ति में ही हो रहे हैं। तो मानसिक विकार में आपके मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन है ना, एंजाइटी है ना, और यहाँ पर आपका सिक्जोफ्रेनिया, ये जो आपका है सिक्जोफ्रेनिया, ये सारे के सारे आपके मानसिक दुर्बलता से ही विकार, उससे ही रिलेटेड आपके विकार है ना। जैसे डिप्रेशन में होगा तो आपके मूड को इफेक्ट कर रहा है, एंजाइटी हो रहा है तो डर वगैरह आपको लग रही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात करी सिंजोया की, तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर सिक्जोफ्रेनिया है, इसमें भी क्या होगी, व्यक्ति को मानसिक दुर्बलता हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको उसके व्यवहार में बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर। तो ये मानसिक रोग होगा, असंक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद व्यक्ति की जीवन शैली है ना, जीवन शैली भी क्या कर रही है,
व्यक्ति को रोग ग्रसित कर रही है। आपका खान पान कैसा है, आपकी नींद कैसी है, कहीं ना कहीं ये भी आपको क्या करेगी, रोग से ग्रसित करेगी। जैसे कि अगर क्या है, व्यक्ति का उच्च रक्तचाप होगा तो कहीं ना कहीं उसके क्या होंगे, अगर उच्च रक्तचाप होगा तो रक्त वाहिनी को क्षति होने के खतरे रहते हैं, है ना। हृदय रोग हो सकता है। मोटापा कैसा है कि लगातार फास्ट फूड वगैरह ये सब खा रहे हो, ठीक है, अनहेल्दी खाना खा रहे हो, स्लीपिंग पूरी तरीके से ठीक तरीके से नहीं ले रहे हो, आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ रखी है, ठीक है, तो ये सारे आपके जीवन शैली से संबंधित क्या है, विकार होते हैं। क्लियर। तो ये सारे आपके कैसे विकार होंगे, असंक्रामक रोग होते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके ही शरीर में रहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर रोगों के बारे में जाना। आपने जाना कि संक्रमित रोग कौन से हैं और असंक्रामक रोग कौन से हैं। संक्रमित में मैंने आपको बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, इसके अलावा हमने आपके कृमि जनित सारे रोग पढ़े और उनके रोग कारक क्या है, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, वायरस का नाम क्या है, वो भी आपने साथ साथ याद करा। इसके अलावा हमने असंक्रामक विकार में आनुवांशिक विकार, जीवन शैली से संबंधित मानसिक विकार, पोषण की कमी के कारण विकार, इन सबको देखा और आपने देखा कि यहाँ पर ये कैसे होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के जेनरिक टॉपिक आपके लिए लेकर आए जो कि हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हें जानना जरूरी है, तो आप सभी के सभी कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस चीज की आनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।